आगे बढ़ते हैं। शमी मरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस किस बारे में? द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी गार्जियनशिप इन मैरिज, ऑप्शन डी डॉवर। करेक्ट आंसर ए है द कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। क्या है केस, जल्दी से देखते हैं। 2002 का केस है। It settled the law on the validity and requirement of triple तलाक under Islamic jurisprudence। क्या है फैक्ट्स देखते हैं। शादी हुई शमीम मरा और अबरार अली की, ठीक है, इनके बीच में शादी होती है 1968 में यूपी में, और इनके 4 बेटे भी थे साथ में। मेंटेनेंस की प्ली शमीम मरा ने फाइल की कि भाई मेंटेनेंस चाहिए, सेक्शन 125 में करी, ठीक है। डेजर्शन एंड क्रुएल्टी बाय योर हस्बैंड, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, ये काइंड ऑफ सिमिलर टाइम है, शाबानो के आसपास का ही। हस्बैंड ने क्या डिफेंस दिया कि इन 1990 यानी 11 साल बाद हस्बैंड फाइल्ड अ रिटन स्टेटमेंट इन कोर्ट कि मैं तो अपनी बीवी को 87 में तलाक दे चुका हूँ, ट्रिपल तलाक, सेम सिमिलर सिचुएशन, मैंने तो 87 में तलाक दे दिया, ये 90 में क्लेम डाल रहे हैं, तो अब वो मेरी बीवी नहीं है, तो मैं कोई मेंटेनेंस उसे ओ नहीं करता। लोअर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? फैमिली कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्सेप्टेड हस्बैंड का क्लेम एज अ वैलिड डिवोर्स, रिड्यूसिंग और डिनाइंग मेंटेनेंस। शमी मरा गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखो तलाक पहली बात तो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, तुम्हें कोई रीजनेबल कॉज देना पड़ेगा, ऐसे आलतू फालतू चलते हुए तुम तलाक नहीं दे सकते। मैंडेटरी रिकंसिलिएशन बोला कि फॉर अ डिवोर्स टू बी लीगली इफेक्टिव एक रिकंसिलिएशन की जेन्युइन कोशिश होनी चाहिए दोनों परिवारों की तरफ से। लास्ट में बोला प्लीडिंग्स आर नॉट प्रूफ, तो उन्होंने बोला हस्बैंड का सिर्फ ये कह देना कि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया था, ये इनफ प्रूफ नहीं है। एक्चुअल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रूवन विद एविडेंस, विटनेस एंड डेट्स। अब हस्बैंड आके बोलते अरे मैंने तो तलाक दे दिया था इसलिए मेंटेनेंस नहीं दूंगा, क्या सबूत है कि तुमने तलाक दिया था? कैसे प्रूव करोगे? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है, चाहे किसी के सामने दिया हो, कोई गवाह हो, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड नो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट, अ कम्युनिकेशन ऑफ पास्ट अनप्रूवन तलाक डज नॉट डिसॉल्व अ मैरिज फ्रॉम द बैक डेट। ये भी बात सिंपल है। तो बेसिकली इस केस में किस बारे में बात हो रही है कि आप वैलिडिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक क्या है, आज की डेट में तो इनवैलिड ही हो गया है, इलीगल हो गया है, बट क्या वैलिड रिक्वायरमेंट है ट्रिपल तलाक को लेकर, ये शमी मरा केस में बात की गई थी, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्डिक्ट का कि शमी मरा केस से पहले हस्बैंड कुड इजीली एस्केप फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी बाय सिंपली सेइंग इन द कोर्ट कि मैंने तो बहुत पहले ही कितने साल पहले अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। इस जजमेंट ने एंड किया लीगल रिकॉग्निशन ऑफ आर्बिट्ररी अनप्रूवन एंड आउट ऑफ द कोर्ट ट्रिपल तलाक डिक्लेरेशन, जिसके थ्रू आप मेंटेनेंस या इन चीजों से बच के निकल रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफरिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, the Supreme Court observed that the words after him do not mean after the lifetime of the father. Indeed, it means in the absence of. If the father is non functional as a guardian for various reasons like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother by mutual understanding, it may be treated as absence of father। ऐसा किस केस में कहा गया? शॉर्ट में बताती हूँ, बाकी पीवाईक्यूज करोगे तो वहां क्वेश्चन समझ ही जाओगे। तो देखो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है उसमें एक जगह लिखा है कि एक मदर जो है फादर के बाद नेचुरल गार्जियन होती है। शी मदर इज अ नेचुरल गार्डियन आफ्टर दी हस्बैंड। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया था कि हस्बैंड के डेथ के बाद ही, जब तक हस्बैंड जिंदा है पहला नेचुरल गार्जियन वही रहेगा और वाइफ उसके बाद आएगी। इस केस में जो भी हमारा आंसर होगा ये बात क्लियर की गई कि नहीं, आफ्टर का मतलब डेथ नहीं है फादर की, उसका मतलब एब्सेंस भी है। यानी अगर पिता एब्सेंट है, मान लो घर छोड़ के चला गया, उसको बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, उसको भी आफ्टर ही माना जाएगा कि हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है फॉर वट एवर रीजन, डिजर्शन कर चुका है, छोड़ के जा चुका है, या उसको मतलब नहीं है, बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसको भी हम एब्सेंस ही मानेंगे। आफ्टर का मतलब बेसिकली डेथ नहीं है, फादर की एब्सेंस है, ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया? लिली थॉमस केस, सरला मुदगल केस, गीता हरिहरन केस या गोवर्धन लाल केस। चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को ध्यान से सुन के जाना। आंसर है गीता हरिहरन। अब समझते हैं क्यों। सबसे पहले देखते हैं सरला मुदगल केस, 1995, इंपॉर्टेंट केस है। It settled the law regarding Hindu husband who convert to Islam solely to contract a second marriage without legally dissolving their first marriage। तो देखो जब हिंदू मैरिज एक्ट है ना, तो बहुत सारे हिंदू आदमियों को चुल्ल हो गई अंदर से कि अब हम दो शादी तो कर नहीं सकते, हम क्या करें, हमें लेकिन प्यार तो बार बार हो रहा है। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि हम इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट कर जाएंगे, 4 शादियां अलाउड है वहां पे, तो हम दूसरी शादी भी कर लेंगे, पहली बीवी को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी पहली वाइफ को लीगली मैरिज डिसॉल्व किए बिना मैंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं तो मुस्लिम बन चुका हूँ। उन्होंने ये रास्ता निकाला था। तो कई सारी रिट पिटिशंस को कंबाइन करते हुए मीना माथुर केस था जैसे, ठीक है।
तो सरला मुदगल कौन थी? वो प्रेसिडेंट थी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था कल्याणी। उन्होंने एक पीआईएल फाइल की थी, तो ये केस पीआईएल में भी आ सकता है, पता होना चाहिए आपको कि ये पीआईएल था, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उन्होंने इस लीगल लूप होल को चैलेंज किया कि आप देखो, आपने ये रूल तो बना दिया कि हिंदू आदमी एक ही शादी कर सकता है, वो तो धर्म परिवर्तन करके शादी कर ले रहा है। तो और भी पिटिशन आई थी जिनको इसमें जोड़ा गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया फेवर में और बोला कि देखो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होगा। पहली बात, कोर्ट हेल्ड दैट अ मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ऑन द स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड लिस्टेड। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सुंदर तरीके से डिवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड दिए हैं, या मैरिज डिसॉल्व करने के बहुत सारे तरीके और वजहें दी हुई हैं। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है तो उन्हीं रीति रिवाजों पर खत्म होगी। ऐसा नहीं कि कहीं और कुछ और कर लोगे, कि तुम कन्वर्जन कर लोगे तो अपने आप शादी खत्म हो जाएगी। तो भले तुमने कन्वर्ट कर लिया है बट तुम्हारी पहली शादी डिसॉल्व नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट, सेकंड मैरिज इज वॉइड, क्योंकि तुम्हारी पहली शादी खत्म नहीं हुई थी तो तुम्हारी दूसरी शादी वैसे ही वॉइड होती, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्लियरली सेकंड शादी इज वॉइड, ठीक है, पहली बीवी जिंदा है, एग्जिस्टेंट है, ओके। गिल्टी ऑफ बाइगैमी, हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी को, बाइगैमी को पनिशमेंट मानता है, उसके लिए सजा देता है, तो आपको बाइगैमी की सजा भी होगी। स्ट्रॉन्ग पिच फॉर अ यूसीसी, कि इसीलिए बोलते हैं यूसीसी लाओ, सब पे कॉमन कानून लगाओ। चलो, लीगल कंटिन्यूएशन क्या हुआ? द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस बट लेटर टेस्टेड एंड फुल्ली कंफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस, जो हमारा अगला ऑप्शन है। तो जो प्रिंसिपल इस केस में एस्टैब्लिश हुए थे, लिली थॉमस केस ने उन्हें एकदम पक्का कर दिया, which rejected a review petition against Sarla Mudgal and reaffirmed that bigamy via fraudulent conversion is heavily punishable। तो सजा मिलेगी अगर ऐसी हरकत करने की सोच रहे हो। आप किसी को जानते हो जिसने ऐसी हरकत की है? बड़े फेमस फेमस लोगों ने भी की है दूसरी शादी करने के लिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। लिली थॉमस केस 2000, आप ध्यान दो, पहला केस कब का था? 1995, ये 5 साल बाद का केस है, 2000 का, लिली थॉमस। दिस केस सेटल्ड द लॉ रिगार्डिंग हिंदू मेन हु कन्वर्ट टू इस्लाम सोली टू कॉन्ट्रैक्ट अ सेकंड मैरिज। अब इन दोनों में देखो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, दोनों केस सेम टॉपिक पे हैं। पहला केस कौन सा हुआ? सरला मुदगल। दूसरा कौन सा हुआ? लिली थॉमस। सरला मुदगल केस में प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड हुए, इस केस ने उसको और हार्डकोर कर दिया। इशू क्या था? वही सरला मुदगल केस के ऊपर ही बिल्टअप था। The petitioner sought to ensure that changing one's religion could not be used as a legal loophole to bypass the crime of bigamy. Verdict क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि हिंदू मैरिज डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व अपॉन कन्वर्जन। इफ अ कन्वर्टेड मैन marries again while his first marriage is still legally active, second marriage void है, जो हमने अभी बात करी। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस केस का? Court held that such husbands remain criminally liable for bigamy under section 494 of IPC, जो अब चेंज हो चुका है 252 BNS के अंदर। The court clarified that freedom of religion, Article 25, does not grant the right to commit a fraud against the law or violate the rights of the first wife। तो आप दोनों केसेस अच्छे से समझ गए हो, इनमें कंफ्यूज मत होना। गीता हरिहरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गार्जियनशिप का केस, जो हमारा आंसर था, ये 1999 का केस है, ठीक है। द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंडामेंटली चेंज जेंडर इक्वालिटी इन हिंदू गार्जियनशिप लॉज। तो याद रखना, गार्जियनशिप में जेंडर इक्वालिटी। It broke a long-standing patriarchal legal tradition by ruling that a mother can act as a natural guardian of a minor child even during the lifetime of a father। पहले क्या होता था? जब तक बाप जिंदा है पहला नेचुरल गार्जियन वही है, उसके बाद मदर। पिता के मरने के बाद ही मदर नेचुरल गार्जियन होती है। इस केस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मदर नेचुरल गार्जियन एक्ट कर सकती है फादर के जीते जी, अगर फादर एब्सेंट है लाइफ से, अगर फादर इन्वॉल्व नहीं है लाइफ में, ठीक है। फैक्ट्स क्या है केस के? गीता हरिहरन थी, एक्लेम्ड इंडियन ऑथर है, मैरिड थी तो डॉक्टर मोहन राम। 1984 में इनका एक बेटा होता है। गीता आरबीआई में अप्लाई करती है, रिलीफ बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी अपने बेटे के नाम पे, आरबीआई रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि एक्ट के अकॉर्डिंग जो है फादर नेचुरल गार्जियन है, तो मदर सिर्फ साइन कर सकती है एज अ गार्जियन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर। फॉर्म में वो साइन कर रही थी कि गार्जियन मैं हूँ, उन्होंने कहा ना, नेचुरल गार्जियन तो फादर है, आप नहीं हो तो आप नहीं साइन कर सकते, या तो हस्बैंड की परमिशन लेके आओ, सिग्नेचर लेके आओ। तो डिवोर्स का कॉन्टेक्स्ट उठा कि कॉन्करेंटली एक पिटिशन और चल रही थी उस टाइम, वो इस केस में क्लब की गई, कि मतलब एक दूसरा केस था वंदना शिवा का, वो इसमें क्लब किया गया। वंदना वाज लॉक्ड इन अ बिटर डिवोर्स बैटल एंड हर हस्बैंड वाज एंटायरली एब्सेंट फ्रॉम द चाइल्ड लाइफ, ठीक है। येट स्कूल्स एंड अथॉरिटीज रिफ्यूज द गार्जियनशिप सिग्नेचर, कि एक औरत का डिवोर्स चल रहा था अपने पति से, और तब भी हर जगह जो है उसका, और हस्बैंड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था चाइल्ड की लाइफ में, बट हर हर जगह अथॉरिटी फादर का साइन मांगती थी क्योंकि जिंदा था टेक्निकली। चैलेंज जब हुआ तो गीता हरिहरन फाइल्ड अ रिट पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है बताओ, इन चीजों को क्लब करते हुए गीता हरिहरन ने सीधे एक पिटिशन फाइल की, सेक्शन 6A जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया
कि ये औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है सोली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, क्योंकि वो औरत है इसलिए उनसे ये हक छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6A को स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल जरूर लाया। ये सब रूल्स डॉक्ट्रिन्स मैंने बहुत डिटेल में पीवाईक्यू में कवर कराए, चुपचाप वहां जाके पढ़ लेना, ठीक है। और री इंटरप्रेट की लैंग्वेज लॉ की। उन्होंने बोला कि ये जो वर्ड आफ्टर लिखा है ना लॉ में 6A में, इस आफ्टर का मतलब ये नहीं होता कि फादर के मरने के बाद। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है फादर की एब्सेंस में। इतनी बात याद रखना, गीता हरिहरन केस में हुई थी। मदर नेचुरल गार्जियन कब होती है? उन्होंने कहा कि अगर फादर एब्सेंट है, यानी वो इंडिफरेंट है, फिजिकली अवे है, मेंटली इनकेपेबल है, या पेरेंट्स सेपरेटली रह रहे हैं और बच्चा पूरी तरह से मदर की केयर में है, इन सब केसेस में मदर एक नेचुरल गार्जियन है, ठीक है। और ये भी बोला कि बच्चे का वेलफेयर सुप्रीम है। इस बात पे पहले पीवाईक्यू आ चुके हैं। कोर्ट सबसे ऊपर बच्चे का वेलफेयर रखती है, उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस जो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, गोवर्धन लाल वर्सेस गजेंद्र कुमार। ये भी गार्जियनशिप और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। द जजमेंट reinforced that paramount welfare and wishes of a child strictly override a father's statutory legal right. Just exactly जो मैंने आपको भी बोला था। इस लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है, इस लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है। पर अब मेरा कहना है कि आपको पता होना चाहिए किस केस की वजह से। गोवर्धन लाल केस शॉर्ट में बताती हूँ। एक गजेंद्र कुमार थे, ठीक है, उनकी वाइफ थी सुषमा शर्मा, और वो सुषमा शर्मा गोवर्धन लाल की बेटी थी। तो बेसिकली केस किस में हुआ है? ससुर और दामाद के बीच में हुआ है, ये बात याद रखना। इनके दो बेटे थे और वाइफ की डेथ हो जाती है। जब वाइफ की डेथ होती है तो छोटा बेटा जो है वो मुश्किल से 3 महीने का था, तो उन्होंने उसको उसके नाना नानी के पास छोड़ दिया था कि टेक केयर करने के लिए, ओके। फिर उन्होंने गजेंद्र ने खुद दूसरी शादी कर ली, उससे उनकी बेटी भी हुई, एक्सेट्रा। लीगल बैटल शुरू होता है 92 में, जब गजेंद्र ने अपने छोटे बेटे जो 3 महीने का था नाना नानी को दे दिया था पहले, उसकी कस्टडी वापस मांगी कि अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ध्यान रखना 88 में बच्चा था, यहाँ 92 है, यानी वो बच्चा कुछ नहीं तो 14 साल का हो चुका है यहाँ पे। ग्रैंड पेरेंट्स ने अब मना कर दिया। उन्होंने कहा बच्चा अपने बाप को पहचानता तक नहीं है, ठीक है। और गजेंद्र फाइल्ड एन एप्लीकेशन गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में कि बाप तो मैं ही हूँ, नेचुरल गार्जियन तो मैं ही हूँ। तो लोअर कोर्ट ने तो रूल किया ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फादर के फेवर में, पर बाद में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट यानी नाना नानी को परमानेंट कस्टडी दी, और 3 कोर प्रिंसिपल्स दिए। वेलफेयर टॉप स्टेट्यूटरी लॉ, बच्चे का वेलफेयर लॉ के ऊपर आता है। अगर बच्चा कहीं पे ठीक नहीं है तो भले लॉ बोलता हो फादर नेचुरल गार्जियन है, फादर नहीं फिट है अगर किसी भी वजह से, बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो भाड़ में गया सब कुछ, बच्चा ऊपर आएगा। चाइल्ड इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम आके अपना बस हक क्लेम कर लो, उसमें जिम्मेदारी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएटिंग चाइल्ड चॉइस, बच्चे की चॉइस भी इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पे हम इस केस की बात कर रहे हैं वो बच्चा 14 साल का हो चुका है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, नॉर्मल बुद्धि का है, वो अपने मुंह से बता सकता है मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, तो उसकी चॉइस भी मैटर करेगी। अपरूटिंग हिम अगेंस्ट हिज विल वुड डैमेज हिज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। वो अगर खुशी खुशी वहां रह रहा है, वो खुद रहना चाहता है, उसको जबरदस्ती हम वहां से उसके फादर के घर भेज देंगे अगर, तो उसके लिए भी हानिकारक होगा। तो फाइनल ऑर्डर यही आया कि फादर को जो है विजिटेशन राइट दे दिए थे, कि ठीक है, बैलेंस करते हुए कि भाई बाप हो, चलो तो मान रहे हैं हम, विजिट कर लो, उससे कोई मना नहीं कर रहा है, मिल सकते हो हॉलीडेज पे, स्पेशल ओकेजन पे, पर ये नहीं कि तुम बोल दो कि मेरा ही है और मैं उनसे वापस ले लूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था 2024 में, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन क्या आंसर है मैं बता चुकी हूँ। हम इन 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, दीपिका वर्सेस कैट एंड शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड आस्कौर वर्सेस करतार सिंघा। शायरा बानो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रिपल तलाक का केस है। बाकी 2 केसेस को देखते हैं। आंसर देखना हो यहाँ पॉज करके देख लो, नहीं तो पीवाईक्यूज में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दीपिका वर्सेस कैट क्या है? यहाँ पे कैट क्या है? पहली बात तो दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का केस है, 2002 का केस, सॉरी 2022 का केस है, सॉरी 22 का है, रीसेंट केस है, ठीक है। The court ruled that a woman cannot be denied statutory maternity leave for her biological child simply because she previously availed childcare for her stepchildren. देखो पॉज करके पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्या हो गया। एक लड़की थी दीपिका नाम से, नर्सिंग ऑफिसर थी, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट में चंडीगढ़ में। उसने शादी की जिनसे, उस आदमी के पहले से 2 बच्चे थे और वो छोटे थे। तो दीपिका ने उनकी केयर करने में, अपने स्टेप चिल्ड्रन की केयर करने में मेटर्निटी लीव, मेडिकल लीव अप्लाई की थी, ठीक, चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है। उसके बाद दीपिका का अपना खुद का बच्चा हुआ, तो उसने फिर स्टैंडर्ड जो मेटर्निटी लीव मिलती है वर्किंग लेडीज को वो मांगी, तो उसके इंस्टीट्यूट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि देखो ये मेटर्निटी लीव के जो रूल्स हैं वो सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनके 2 से कम बच्चे हों, हु हैज लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो बेसिकली आपको मेटर्निटी लीव जो है ना,
अपने पहले 2 बच्चों के लिए मिलती है। ऐसा नहीं कि जितने बच्चे 5-10 करते जाओगे सबके लिए मिलेगी, पहले 2 बच्चों के लिए मिलती है। और ये जो बच्चा है ये टेक्निकली तो उसका तीसरा बच्चा है, इसलिए उसको लीव नहीं मिलेगी। लोअर कोर्ट ने रूलिंग की कि बोथ सीएटी एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपहेल्ड एम्प्लॉयर्स डिसीजन। दीपिका गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली दीपिका के फेवर में डिसीजन दिया और ये बोला कि मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव 2 अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत करो, पहली बात, ठीक है। और आपको फिजिकल रियलिटी समझनी होगी प्रेगनेंसी की, चाइल्ड बर्थ की, आप इस तरीके से अनफेयर नहीं हो सकते। रिकॉग्निशन ऑफ एटिपिकल फैमिलीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एटिपिकल फैमिली। देखो, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत क्लियरली बात कही कि आज की डेट में जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली का मॉडल है और जो हमारा समाज बदल रहा है, उसमें फैमिली स्ट्रक्चर सेम नहीं रह गए हैं जो हमेशा से थे। उन्होंने कहा कि फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं। पहले के टाइम में सिर्फ एक शादी हुई, बच्चा हुआ, कॉन्सेप्ट था, काम चल गया। आज की डेट में लोग दोबारा शादी भी करते हैं, बच्चे अडॉप्ट भी करते हैं, फॉस्टर भी करते हैं, ठीक है। और क्वियर पार्टनरशिप्स भी हैं जहां पे वो बच्चे गोद भी लेते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो ऐसे जो एटिपिकल रिलेशनशिप्स हैं ये भी इक्वली डिजर्विंग हैं कि इनको सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का प्रोटेक्शन मिले। और लास्ट में पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने मैंडेट किया कि लेबर एंड सर्विस रूल्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड थ्रू अ पर्पोसिव लेंस दैन further gender and further than for that furthers gender justice and accommodates the actual burdens women face। तो उन्होंने कहा कि देखो, लॉ को ना बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तुम वर्ड टू वर्ड यूज करके बिल्कुल अनफेयर नहीं कर सकते किसी के साथ कुछ भी। आपको पर्पस देखना होगा। अब आप लाख आर्ग्यूमेंट दे लें कि तीसरा बच्चा है, क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने एक्चुअली पहली बार प्रेगनेंसी ऑब्जर्व की है, उसकी बॉडी में फिजिकली तो चेंजेस आई होंगे ना, कितनी उसके बच्चे को न्यूबॉर्न को जरूरत होगी, हाउ कैन यू डिनाई दैट। पर्पस देखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप रिजिड नहीं हो सकते। रिजिड लिटरलिज्म का मतलब वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जो है मैं वही करूंगा, एक्स लिखा है तो एक्स ही होगा, ऐसा नहीं होता। पर्पस के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती है। लास्ट केस आस्कौर वर्सेस करतार सिंह देखते हैं। कोर्ट रूल्ड दैट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रूवन कस्टमरी laws governing specific agricultural communities held precedence over standard civil property acts। बेसिक सी बात बोले, सक्सेशन एक्ट आने के पहले अगर किसी का कस्टमरी लॉ है वो प्रिसीड करता है, यानी वो ऊपर होगा अबव द करंट लॉ। सीन ये है कि अगर आपके कस्टम में मान लो रूल ऐसा है कि मरने पे सारी प्रॉपर्टी बेटी को जाती है, हो सकता है पूरी दुनिया में पितृसत्ता हो, पूरी दुनिया में लड़कों को जाती हो, पर अगर आप जिस समाज से आते हैं, मान लो आप किसी ट्राइब के पार्ट हैं, कहीं पे भी हैं, कुछ भी है, किसी कल्चर का पार्ट है, और वहां पे ऐसा कस्टमरी लोकल ट्रेडिशन है, रूल है कि बेटी को जाती है, तो अगर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के पहले की बात है तो वो पूरी तरह बेटी को जाएगी। बेटे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमारा क्लेम बनता है, आपके लोकल कस्टम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में यही है। चलो जल्दी से फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? फैमिली स्ट्रक्चर, लीनिएज इन्वॉल्व्स अ लैंडलॉर्ड जिसका नाम था रेलू सिंह, और वो जाट थे, पंजाब के रहने वाले थे। उनकी 2 बीवियां थी, सोभी और राजकौर, तो ठीक है। सेकंड वाइफ थी राजकौर, मैरिड वाया ट्रेडिशनल करेवा कस्टम, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम क्या हुआ? रेलू सिंह की डेथ हो गई, यानी आदमी तो मर गया, पीछे बड़ी सी स्टेट छोड़ गया, 2 बेटे थे और 2 विधवा, तो अब आदमी मर गया, उसके पीछे 2 विडोज रह गई और 2 बेटे रह गए उसके, ठीक है। ये बात तो समझ गए हम। इवेंचुअली दोनों बेटे मर गए, अनमैरिड थे, कोई बच्चे भी नहीं हुए उनके, ठीक है, ओके, बात खत्म। यानी विडोज अब बची हैं सिर्फ। लीविंग द फैमिली प्रॉपर्टी म्यूटेटेड अंडर द जॉइंट नेम्स ऑफ द 2 विडोज, सोभी एंड राजकौर। तो जितनी भी उस आदमी की प्रॉपर्टी थी, दोनों बेटे भी मर गए, बेटों ने शादी भी नहीं की, पोते होते भी नहीं थे, तो दोनों प्रॉपर्टी उसकी जो 2 विधवा हैं उनके नाम पे जॉइंट लेवल पे थी। अब आगे क्या हुआ? सक्सेशन डिस्प्यूट कब उठा? सोभी जो है वो 1950 में मर गई, जो फर्स्ट वाइफ थी। अब कौन बचा? सिर्फ राजकौर बची यहाँ पे। फॉलोइंग द लोकल ट्राइबल कस्टम, entire property was mutated exclusively to the surviving co-widow राजकौर under the rule of survivorship। पहले ना रूल ऑफ सर्वाइवरशिप चलता था। उसका बेसिक मतलब यह है कि मान लो एक आदमी के, एक मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ, इसको वर्ड टू वर्ड जाना, सर्वाइवरशिप समझना। एक आदमी के 2 बच्चे हैं, तो ऐसा होता था कि अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को 50-50 मिल रहे हैं, ओके। बट अगर एक बच्चा मर गया तो दूसरे को पूरे 100 मिल जाएंगे। जो सर्वाइव कर गया, जो बचा है, उसके पास चला गया। आज ऐसा नहीं होता है। आज ऐसा होता है कि जो बच्चा मर गया था उसके आगे अगर फैमिली है तो उनका भी हक बनता है, एक्सेट्रा, ठीक है। लीगल चैलेंज क्या किया? आस्क और जो है बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ द फर्स्ट वाइफ। याद रखना, मैंने कहा था दोनों बेटे मर चुके हैं, बेटी जिंदा थी। जो जो पहली बीवी सोभी थी उसकी एक बेटी भी थी, उसका नाम है राजकौर, ठीक है। यहाँ पे आस्क और करके लिखा है, राजकौर आस्क और, ऑनलाइन बहुत कंफ्यूजन है। सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ओके।
आस्क और बायोलॉजिकल डॉटर थी शोभी की, जो हमारी फर्स्ट पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने लॉ सूट फाइल किया कि 50% प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली ये था कि देखो, दो विडोज के नाम पे प्रॉपर्टी थी, उनमें से एक मेरी माँ है, वो गुजर गई, तो सारी अपने सेकंड विडो को क्यों दे दी, मुझे तो आधी, ठीक है। उनका आर्ग्यूमेंट ये था। शी आर्ग्यूड that as a biological daughter and sister to the deceased sons, statutory personal law should grant her inheritance in preference to stepmother राजकौर, कि राजकौर के ऊपर मुझे इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए वो 50%, ठीक है। bequest। मीनवाइल राज कौर लिव्ड अंटिल 1970, यानी ये जो सेकंड वाइफ थी ये 1970 तक जिंदा रही, और उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके पास रजिस्टर्ड विल के थ्रू, यानी टेस्टामेंट्री उसके थ्रू, ग्रैंडसन्स करतार सिंह एंड अदर्स उनको दे दी। ग्रैंडसन्स हो सकते हैं भाई, हो सकता है उनकी भी बेटियां रही हो, पोते रहे हो, कुछ होगा, उनके नाम कर दी, ठीक है। हु टुक पोजीशन। तो अब प्रॉपर्टी चली कहाँ गई है, ग्रैंडसन्स के पास, वो जो सेकंड विडो थी उनके। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आस्कौर की अपील को डिनाई कर दिया और रूल एंटायरली किया करतार सिंह के फेवर में, जो बेसिकली राजकौर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस्टेब्लिशिंग क्लियर बाउंड्रीज ऑन हिस्टोरिकल कस्टमरी वेल्थ। अब मेन बात पे आते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कस्टमरी लॉ। कोर्ट हेल्ड दैट फॉर सक्सेशन ओपनिंग बिफोर द टोटल कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में कोडिफिकेशन हुआ है, इसके पहले जो भी सक्सेशन का मुद्दा शुरू हुआ होगा। प्रूवन कस्टमरी लॉस टुक एब्सोल्यूट प्रेसिडेंस ओवर जनरल प्री इंडिपेंडेंस स्टेट्यूट्स, पहली बात। कोर्ट एक्सटेंसिवली रिलाइड ऑन द डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ, ओके। को विडोज राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, उन्होंने बोला कि लॉ ये कहता है, जमींदारी जो भी जमींदारा कस्टम जो है उसके हिसाब से हिंदू मैन अगर मरता है पीछे कई सारी विधवा छोड़ के, एक से ज्यादा, तो वो जॉइंटली स्टेट को होल्ड करती हैं। उनमें से अगर कोई भी विडो मर जाती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी विडो जो बची हैं उनके पास चला जाता है, ना कि उसकी बेटियों के पास। बेटों का हक था, बेटियों का नहीं था। तो सीधे बोला, मान लो उस आदमी की दो विधवाएं थी, दोनों का प्रॉपर्टी में जॉइंट हिस्सा था 50-50, पर अगर एक मर गई तो जो दूसरी विधवा है सारा उसके पास चला जाएगा। अगर उस विधवा के पहली वाली जो मरी थी आगे बेटे होते तो बेटों के पास जाता, पर बेटे मर चुके थे यहाँ पे, तो बेटी को नहीं मिलेगा। इनजस्टिस तो है बट रूल यही था, ठीक है। एनलार्जमेंट इनटू फुल ओनरशिप, तो इसलिए उन्होंने बोला कि राज कौर जो थी वो एक्सक्लूसिव पोजीशन में थी, पूरे लीगल राइट में थी, पूरी तरह से लीगली प्रॉपर्टी उनकी थी। अब वो वसीयत में किसी को भी लिख के दे दें, उन्होंने आगे लड़कों को पोतों को लिख दी है कहीं अपने, तो आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। और विल की भी वैलिडिटी होगी क्योंकि रजिस्टर्ड प्रॉपर विल थी और उस तरीके से काम हुआ है, तो इसलिए उनको नहीं मिलेगा। आज की डेट में केस आएगा अगर, तो क्या होगा, अब आप ये मुझे कमेंट में बताना। जल्दी से अगले 2-3 मिनट में कुछ लैंडमार्क केसेस देखते जाते हैं। हिंदू लॉ में कौन कौन से थे, मुत्तु रामलिंगा सेतुपति वर्सेस पेरियनंगम 1874, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। इसमें कोर इशू था सोर्स ऑफ लॉ एंड कस्टम, प्लीज पॉज करके पढ़ लेना, मैं इसको एक एक वर्ड करके नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। फिर था कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तु रामलिंगा सेतुपति 1868 का केस है, ये भी कस्टमरी लॉ से जुड़ा हुआ है, पर ये पुराने केसेस हैं, इतने पुराने आते नहीं है, मैंने बस ऐड कर दिए हैं। भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965, एसेंशियल सेरेमनीज मैरिज में क्या होनी चाहिए, सप्तपदी, उससे जुड़ा हुआ केस है। फिर टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया, इस पे पीवाईक्यू आया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी कॉन्जुगल राइट्स को लेके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डन। गीता हरिहरन, डन। लिली थॉमस, डन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस गोवर्धन लाल, इसी को गोवर्धन लाल करके भी बोलते हैं, डन। राम रमेश चंद्र राजपति डागा वर्सेस रामेश्वरी आर डागा, एलिमनी इन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को लेके केस है ये, और 2005 का है। इसमें क्या बोला है, इट हेल्ड दैट अ वुमन हुज मैरिज इज लीगली वॉइड और बाइगैमस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज स्टिल फुली एंटाइटल्ड। तो भले आपकी शादी जो है वॉइड है, मान लो दूसरी बीवी हो, पहली बीवी जिंदा थी, ठीक है, तो शादी वॉइड है या बाइगैमी हुई है, पर वो फिर भी सेकंड वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस क्लेम करने के या परमानेंट एलिमनी लेने के, सेक्शन 25 के अंदर, ठीक। ये कहाँ पे बोला, ये डागा वाला केस है, ओके। अगला है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, 2006 का केस है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सारे इंडियन स्टेट और यूटीज को कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाओ सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, ताकि औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाता है, कानूनी कागज हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट है आस्क और वर्सेस करतार सिंह, हम डिस्कस कर चुके हैं। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का ही केस है, इक्वल बर्थ राइट ऑफ डॉटर की बात हुई है। सेटल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ 2005 अमेंडमेंट डिक्लेयरिंग दैट डॉटर्स हैव द एग्जैक्ट सेम कोपासनरी बर्थ राइट एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज सन्स
वेदर द फादर वाज अलाइव इन 2005 और नॉट। अभी पीछे आस्क और वाला केस पूछा था, मैंने कहा था आज की डेट में होगा तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पढ़ के और समझ के कि क्या होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के लैंडमार्क केसेस क्या हैं? आगा मोहम्मद जफर बिंदमीन वर्सेस कोलोसम बीबी, बहुत पुराना केस है, 1897 का, पढ़ लेना। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, 1924। विडोज राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी फॉर डावर, इससे जुड़ा हुआ है। सैयद राशिद अहमद वर्सेस अनीसा खातून, 1931। हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, पुराना केस है, वैसे इतना रेलेवेंट है नहीं है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, सुपर रेलेवेंट, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं, वेरी रेलेवेंट। शामीन नरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हम पढ़ चुके हैं। शबाना बानो वर्सेस इमरान खान, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस का ऑल्टरनेटिव से जुड़ा हुआ केस है, 2010 का। It confirmed that a divorced Muslim women can freely choose to file a maintenance suit under Section 125 even after the period expires, as long as she does not remarry. Important case है, कभी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए। शायरा बानो केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वी आर डन विद फैमिली लॉ। सारे केस लॉ जितना हो सकते हैं हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में हमने सब के सब यहाँ कवर कर लिए हैं। आपने केस लॉस के सारे पीवाईक्यूज लगा लिए फैमिली लॉ से जो आए थे पिछले 11-12 साल में। आपने जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हो सकते हैं फैमिली लॉ में कवर कर लिए हैं। अब इससे बाहर अगर आ जाए तो थोड़ी आपकी भी किस्मत हो सकती है। जितने बड़े बड़े रेलेवेंट केसेस हैं हम वो सब डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में किया है कि उसको ट्विस्ट करके पूछे, केस के थ्रू लॉ पूछे या लॉ के थ्रू केस पूछे, कुछ भी आप आंसर कर सको, ठीक है। आई होप दिस इज हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई और पढ़ रहा हो, इन जनरल भी लॉ पढ़ता हो, उससे जरूर शेयर करना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।